नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन विद बीके स्वामी। आज हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता के वर्गीकरण के बारे में। पहले भी हम इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुके हैं और मैंने उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अधिगम अक्षमता के बारे में बताई है। अधिगम अक्षमता एक बृहद प्रकार के आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ये विभेदीकरण अपने उद्देश्यों के अनुकूल हैं, यानी इनको अलग अलग तरीके से जो है वर्गीकृत किया गया है। इसके टोटल जो है 10 पार्ट बताए गए हैं। इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया 2011 एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी ए गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है, जो निम्नलिखित वर्गीकरण है। जो 10 प्रकार का जो वर्गीकरण यहाँ पर बताया गया है वो मैं आपके साथ यहाँ पे बातचीत करूँगा। और आज के वीडियो को मैं जो इसका वर्गीकरण बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये जो 10 प्रकार के वर्गीकरण बताए गए हैं, इसमें सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित विकार है। और उसके बाद आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो है लेखन संबंधित विकार है। और उसके बाद नंबर 3 पर आता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार है। डिस्फेसिया नंबर 4 पर आता है, जो वाक क्षमता संबंधी विकार है। नंबर 5 पर आता है डिस्प्रैक्सिया, लेखन और चित्रांकन से संबंधित विकार। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 5 प्रकार मैंने आपको बताए हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इनके बारे में ही बात की जाती है। जहाँ भी हम स्टडी करेंगे इनके बारे में, अधिगम अक्षमता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ये 5 ही मुख्य रूप से इसमें बताए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे डिसऑर्थोग्राफिया के बारे में। डिसऑर्थोग्राफिया नंबर 6। नंबर 7 पे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है श्रवण संबंधी विकार है वो इसमें आता है। 8 नंबर पे विजुअल ऑडिट परसेप्शन डिसऑर्डर, जिसको दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार कहते हैं। नंबर 9 पर जो है वो सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वयन और क्षमता संबंधी विकार इसके अंतर्गत आता है। नंबर 10 पर जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक और पठन संबंधी विकार इसके अंतर्गत आता है। इस तरह से साथियों, ये जो 10 तरह के जो इसके अंतर्गत विभेदीकरण दिए गए हैं, ये वर्गीकरण दिए गए हैं, ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो कि 2016 के एक्ट के अंतर्गत शामिल की गई है और जिसका हम डिटेल में अब वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डस और लेक्सिस। डस और लेक्सिस से ये मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कठिन भाषा। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है? कठिन भाषा, यानी डिफ़िकल्ट स्पीच। वर्ष 1887 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ बर्लिन द्वारा खोज की गई शब्द का जो अर्थ है वो अंधता भी कहा जाता है। डिसलेक्सिया को भाषाई और सांकेतिक कोडों या भाषा की ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधन में होने वाली कठिनाई के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। भाषा के लिखित रूप और मौखिक रूप और भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम क्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। डिसलेक्सिया के जो लक्षण बताए गए हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले वर्णमाला अधिगम में कठिनाई आती है। वर्णमाला को पढ़ने में सीखने में कठिनाई आती है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई आती है। और इसके बाद में एकाग्रता में कठिनाई आती है। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाना, इसमें कठिनाई आती है। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का जो क्रम है वो इधर उधर करके पढ़ा जाना, जैसे नाम को मान पढ़ना, शावक को शाक पढ़ना। इस तरह के जो दोष आते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। समान उच्चारण वाली ध्वनियों को भी ना पहचान पाना, शब्दकोश का अभाव
भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव, क्षीण स्मरण शक्ति, ये सब चीज़ें जो है इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। डिसलेक्सिया की जो पहचान कैसे करेंगे, इसके उपयुक्त लक्षण जो ऊपर बताए गए हैं वो डिसलेक्सिया की पहचान करने में काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं, लेकिन इन लक्षणों के आधार पर पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति को डिसलेक्सिक जो घोषित नहीं किया जा सकता। डिसलेक्सिया की पहचान करने के लिए सन 1973 में अमेरिकन फिजिशियन एलेना बोर्डर ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक परीक्षण का विकास किया था। भारत में इसके लिए डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि डिसलेक्सिक जो पर्सन होते हैं उनमें किस तरह के लक्षण होते हैं और वास्तव में वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है या नहीं है, इस बात का यहाँ पता लगाया जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है डिसलेक्सिया का उपचार। क्या डिसलेक्सिया का उपचार हो जाता है? डिसलेक्सिया का पूर्ण उपचार जो है संभव है, लेकिन इसको उचित शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतम स्तर पर लाया जा सकता है। यानी इन बच्चों को हम अधिक से अधिक प्रशिक्षण देके और प्रशिक्षण पद्धति के द्वारा, शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। डिसलेक्सिया का कोई उपचार नहीं है, डिसलेक्सिया का उपचार संभव नहीं है, लेकिन इसको सुधार किया जा सकता है। नंबर 2 पर आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? डिसग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, यानी लिखने से संबंधित जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन और अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। ये नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज़म 2006 के द्वारा बताया गया है। यह डिसग्राफिया की परिभाषा है। एक तरह से डिसग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें खराब लेखन क्षमता पाई जाती है, लेखन क्षमता जो है वो अच्छी नहीं होती। अब इसके लक्षणों पर बात करेंगे। डिसग्राफिया के लक्षण क्या है? इसके लक्षण जो है वो निम्नलिखित हैं जिन पे हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है लिखते समय स्वयं से बातें करना। अगर बच्चा जो है लिखते समय खुद से बातें कर रहा है। और नंबर 2 पर है अशुद्ध वर्तनी और अनियमित रूप से और आकार वाले अक्षर को लिखना, ये इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना, यानी कोई भी अक्षर पठनीय है, पढ़ने योग्य है अक्षर, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है, कॉपी नहीं कर पा रहा है, तो ये लक्षण इसके अंतर्गत आता है। लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़, यानी लेखन सामग्री जो है वो उस पर कमज़ोर पकड़ है, वो उसको कलम को या पेन को है वो अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पा रहा है, तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद है अपठनीय हस्तलेखन, यानी इनका जो हस्तलेखन जो होगा वो अपठनीय होगा। इनकी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं होगी, पढ़ने लायक नहीं होगी। लाइनों के ऊपर लिखना, नीचे लिखना, शब्दों के बीच में अनियमित स्थान छोड़ देना और घुच लिखना या अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, ये इसकी पहचान है। तो इस तरह से ये जो लक्षण है इनके आधार पे हम इन बच्चों को पहचान सकते हैं। अब इनका उपचारात्मक कार्यक्रम क्या रहेगा? क्या इनका उपचार किया जा सकता है? चूँकि यह एक लेखन संबंधी विकार है, लिखने से संबंधित विकार है, अतः इसके उपचार के लिए आवश्यक है कि इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाना चाहिए और अभ्यास के द्वारा ही लेखन में सुधार किया जा सकता है। यह उपचारात्मक कार्यक्रम है जो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद आ गया डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 3 पर डिसकैलकुलिया है। तो डिसकैलकुलिया क्या है? कैलकुलेशन से संबंधित बात आ रही है। यह एक व्यापक शब्द है, व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल क्षमता के लिए किया जाता है, गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। क्योंकि कैलकुलेशन से संबंधित यहाँ पे विकार आ जाता है, समस्या आ जाती है, इसलिए यह अक्षमता है। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान और सूत्रों और सिद्धांतों के प्रयोग और अयोग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय कौशल की अक्षमता इसमें शामिल की जाती है। तो यह
डिसकैल्कुलिया कहलाता है। कैलकुलेशन से संबंधित जो इसके अंतर्गत विकार आता है। अब इसके लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे, लक्षण क्या क्या हैं, किस आधार पे इन बच्चों को हम पहचानेंगे। तो नीचे जो हम लक्षण देख रहे हैं इनके आधार पर हम इन बच्चों को पहचानेंगे। नाम और चेहरा पहचानने में कठिनाई। अब ये बच्चे जो है वो ये प्राथमिक चीज़ें हैं, नाम और चेहरा पहचानने में कठिनाई। अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई और अंक गणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना और वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई हो सकती है। चेकबुक का प्रयोग करने में कठिनाई हो सकती है। दिशा का ज्ञान जो है अल्प हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो है इसमें अंक गणितीय संक्रियाओं को शामिल किया गया है। ये जो संक्रियाएं और गणितीय चिन्हों को समझना, प्लस को माइनस लिखना, प्लस को गुणा का चिन्ह लिख देना, इस तरह से मतलब चिन्हों को भी पहचानने में दिक्कत आ सकती है। अगर वो कोई सवाल कर रहा है तो उसका परिणाम भी गलत मिलता है, उंगलियों का बार बार प्रयोग कर रहा है, तो इस तरह से ये चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई है। इसके अलावा दिशा ज्ञान का अभाव होना, नगद अंतरण का भुगतान से डर होना, यानी वो लेन देन में वो डर होता है उसको, समय के अनुपयुक्त समझ के कारण समय सारणी बनाने में जो कठिनाई आती है, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो डिसकैल्कुलिया के अंतर्गत शामिल की जाती है और उस बच्चे में लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। अब डिसकैल्कुलिया के कारण क्या है, किस कारण से डिसकैल्कुलिया जो होता है, इसका कारण मस्तिष्क में उपस्थित कॉर्टेक्स की कार्य विरूपणता को माना जाता है। हमारे मस्तिष्क में कॉर्टेक्स एक पार्ट है जो सही तरीके से कार्य नहीं करता है और कभी कभी तार्किक चिंतन क्षमता के अभाव के कारण, कार्यकारी स्मृति के अभाव के कारण भी डिसग्राफिया उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो मेन कारण है कॉर्टेक्स, तो इसके वजह से ये समस्या आती है। अब आप बात करेंगे डिसकैल्कुलिया का उपचार क्या है। डिसकैल्कुलिया का उपचार उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपनाकर डिसकैल्कुलिया को कम किया जा सकता है। बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है, पूर्ण उपचार इसका संभव नहीं है। और कुछ गणितीय जो रणनीतियाँ यहाँ बताई गई है, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना, गणितीय तथ्यों को याद करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम डिसकैल्कुलिया का उपचार कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएं। फ्लैश कार्ड और कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करना, गणित को सरल करना और ये बताना कि एक कौशल है, कि गणित एक कौशल है जिसे क्या है अर्जित किया जा सकता है। बार बार अभ्यास के द्वारा हम इसको अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से डिस और फासिया शब्दों से मिलकर बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या बनेगा, अक्षमता और वाक, ये दोनों मिलकर के बनते हैं। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना डिस्फेसिया, इसका शाब्दिक अर्थ है वाक अक्षमता से है। यह एक भाषा और वाक संबंधी विकृति है। भाषा और वाक से संबंधित यानी बोलने से संबंधित विकृति है, जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं और इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति यानी ब्रेन डैमेज इसके उत्तरदायी माना जाता है। कई बार क्या है, चोट लग जाती है या कुछ और स्ट्रोक लग जाता है जिसके कारण मस्तिष्क जो है डैमेज हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से डिस्फेसिया की बीमारी सामने आती है और इसे भी अभ्यास के द्वारा ही इसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ अभ्यास के द्वारा इसमें उपचार किया जा सकता है। उसके बाद में है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया यह 5 नंबर बिंदु है। यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है और इससे ग्रसित बच्चे जो है लिखने और चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। चित्र बनाने की जो ग्राफिक जो डिजाइनिंग है उसमें यहाँ पर दिक्कत आती है डिस्प्रैक्सिया में। ये जो 5 मैंने प्रकार बताए हैं, इन 5 प्रकार के अलावा मैंने 5 प्रकार और भी मैंने आपको बताए हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। इन 5 प्रकार में जैसे डिसऑर्थोग्राफिया, ये वर्तनी संबंधी विकार है, इसमें वर्तनी से संबंधित दिक्कत आती है। और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, इसमें हमारे ऑडिटरी से संबंधित यानी श्रवण से संबंधित समस्याएं आती है। हमारा सुनना जो है उसकी प्रोसेसिंग
वो धीमी होती है या वो सही तरीके से समझ नहीं पाता है, तो ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। फिर विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, इसके अंतर्गत जो देखने से संबंधित यानी दृश्य प्रत्यक्षण से संबंधित जो क्षमता संबंधी विकार है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और 9 नंबर पर जो सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं इनका समन्वयन कैसे हो, हम जो भी काम कर रहे हैं हमारी इंद्रियों के समन्वयन के द्वारा करते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं जैसे देखने से संबंधित है, घ्राण से संबंधित है, श्रवण से संबंधित है, या अन्य जो भी इंद्रियां हैं, स्पर्शेंद्रियां हैं, स्वादेंद्रिय हैं, इनका इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है, समन्वय होना ज़रूरी है। उसी समन्वय के द्वारा ही ये काम करती है। और इसके अलावा 10 नंबर पे एक लाइन और दी गई है, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। इसमें क्या है, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई है। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब हो गया ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई है, ये सभी विकार इसके अंतर्गत आ सकते हैं। और ये 10 प्रकार जो है 10 प्रकार के अंतर्गत इसको विभेदीकृत किया गया है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफेसिया, डिसप्रेक्सिया, डिसऑर्थोग्राफिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। इस तरह से ये टोटल 10 प्रकार से हम इसको जो है विभेदीकृत करते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की, इसी यूनिट का अगला जो भाग है उस पर बनाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ।